हमने बीते कुछ सालों में कई तरीके के केस देखे जहां दरिंदों ने अपनी हवस मिटाने के लिए बेचारी मासूम लड़कियों के साथ क्या कुछ नहीं किया। चाहे वो निर्भया केस रहा हो या फिर हाल फिलहाल का कलकत्ता का मासूम लड़की का रेप केस। इन सभी केसों में बेचारी मासूम लड़कियों की क्या गलती रही? कुछ भी नहीं, लेकिन कुछ नहीं बदला, जबकि समय के साथ दरिंदों की हरकतें और बढ़ती ही रहीं। पर हाँ, ये कुछ ऐसे मामले हैं जिनमें लोग सड़कों पर उतर आए, लोग इस तरह की दरिंदगी पर हैरान थे और साथ ही साथ पीड़िता के साथ हुए दर्दनाक घटना को महसूस कर पा रहे थे और इंसाफ की गुहार लगा रहे थे। इनमें से कुछ ऐसे भी थे जो सरकार के एस्टेब्लिशमेंट से नाराज थे। आप सोच रहे होंगे कि मैं ये सब क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आज की जो कहानी है वो और ज़्यादा हैवानियत से भरी है। आप जानकर हैरान होंगे कि कैसे एक 17 साल की मासूम बच्ची की जिंदगी कुछ लड़कों ने सिर्फ 40 दिन में नरक से भी बदतर कर दी। कैसे एक जिंदा लड़की को सड़ने तड़पने के लिए छोड़ दिया गया, कैसे उसको खाने के लिए कॉकरोच दिए गए, कैसे उस बेचारी को पीने के लिए पानी नहीं बल्कि शराब दी गई। उस बेचारी लड़की की जिंदगी खराब कर दी गई। वो बेचारी मरने की भीख मांगने लगी थी। आप सोच भी नहीं सकते कि इतना सब कुछ महज एक 17 साल की बच्ची के साथ किया गया। आइए जानते हैं क्या थी ये कहानी और कौन थी वो बच्ची। जापान का एक शहर था साइतामा। 18 जनवरी 1971 को फुर्ता परिवार में एक बच्ची पैदा होती है। उस बच्ची का नाम रखा जाता है जनको। ये बच्ची एक मिडिल क्लास फैमिली में जन्म लेती है। ये परिवार मेहनत करके अपनी रोजी रोटी कमाता है। जनको बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में काफी अच्छी थी, होशियार थी, मेहनती थी। पूरा परिवार जनको से बेहद प्यार करता था, चाहे वो रिश्तेदार हो या फिर दोस्त। सभी जनको को बहुत प्यार करते थे। जनको के दो भाई थे, उनमें से एक भाई छोटा था और एक भाई बड़ा। जनको शुरू से ही बहुत खूबसूरत थी और बड़े होते होते भी जनको अपनी खूबसूरती और पढ़ाई में अव्वल होने के कारण स्कूल में भी काफी पॉपुलर थी। जनको को स्कूल की पढ़ाई करते करते सूझा कि क्यों ना उसे पार्ट टाइम जॉब करनी चाहिए, अपने घर वालों का हाथ बटाना चाहिए। दरअसल वो स्कूल कंप्लीट होने के बाद एक ट्रिप पर जाना चाहती थी और उसके खर्च के लिए और फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट करने के लिए उसने एक पार्ट टाइम जॉब भी स्टार्ट कर दी थी। जन को एक सिंगर बनना चाहती थी, लेकिन उसकी किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। लेकिन एक शाम ऐसी आई जिस शाम उस बेचारी मासूम बच्ची से उसका सब कुछ छीन लिया गया। उसकी नौकरी, उसकी पढ़ाई, उसकी ट्रिप, उसके सपने, यहाँ तक कि उसकी जिंदगी भी। ये बात है तारीख 25 नवंबर 1988 की। रात के 8 या साढ़े 8 बज रहे थे। जन को अपनी क्लासेस खत्म करने के बाद अपनी जॉब पर गई और फिर वहां से अपने घर लौट रही थी। कहने को साइतामा सिर्फ एक शहर था, लेकिन उस शहर में उस समय क्राइम रेट काफी बड़ा हुआ था। गैंग्स भी एक्टिव थे जिसके गुंडे काफी तरह के क्राइम्स कमिट कर रहे थे। जन को जब घर लौट रही थी, वहां एक 16-17 साल के दो लड़के सड़क पर घूम रहे थे जिनका नाम था शिंजी मिनाटो और मियानो हिरोशी। इन दोनों लड़कों का नाम याद रखिएगा, क्योंकि यही दोनों लड़के इस कहानी में अहम भूमिका निभाते हैं। ये दोनों ही लड़के जनको के स्कूल में भी पढ़ते थे और जनको को जानते भी थे, लेकिन उस वक्त दोनों लड़के स्कूल छोड़ चुके थे और छोटे मोटे क्राइम में भी हिस्सा लेते थे। उनमें से एक लड़का मियानो हिरोशी अपने ग्रुप का लीडर हुआ करता था। वो बचपन से ही काफी वायलेंट था। स्कूल में भी काफी उसका बिहेवियर वियर्ड था। अपने साथियों से काफी लड़ता भी था और काफी तोड़फोड़ भी करा करता था। इतना ही नहीं, बल्कि वो अपने घर वालों के साथ भी ऐसे वायलेंट ही था। वो अपने किसी वायलेंट बिहेवियर के चलते ही जापान में एक याकुजा नाम की गैंग के साथ जुड़ गया था। ये गैंग उस समय की काफी खतरनाक गैंग मानी जाती थी। इस गैंग के गुंडे साइतामा शहर के साथ साथ शहर के बाहर भी अपना आतंक फैला रहे थे। मियानो ने ये गैंग ज्वाइन की, बहुत से क्राइम को अंजाम भी दिया, साथ ही साथ वो लड़का रेप जैसे क्राइम भी करने लगा था। जहाँ 16-17 साल की उम्र के बच्चे खेल कूद, पढ़ाई लिखाई और अपने शौक की तरफ भागते थे, वहाँ ये उतनी उम्र में रेप, मर्डर जैसे क्राइम को अंजाम देने लगा था। कुछ लड़कों का ये भी कहना था कि मियानो जनको को पसंद करता था और मियानो ने जनको को प्रपोज भी किया था, पर जनको ने उसे मना कर दिया और इसी बात का गुस्सा उस लड़के के अंदर था। और यही दूसरी तरफ कुछ रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि ऐसा कुछ नहीं था, प्यार या पसंद करने वाला ऐसा कोई एंगल ही नहीं था। और फिर उस दिन जनको को अकेला पाकर बस यूं ही इन दोनों लड़कों ने अपनी हवस का शिकार बनाने का प्लान किया। 26 नवंबर की रात जनको अपनी साइकिल से घर लौट रही थी। सड़क पर घूमते मियानो और मिनातो की नजर उस बच्ची पर पड़ी और इन दोनों ने तुरंत ही एक प्लान बनाया। और प्लान कुछ ऐसा था कि मिनाटो तेजी से आकर जनको को साइकिल से धक्का देगा, जिससे जनको गिर जाएगी और मियानो उसको आकर बचा लेगा। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। मिनाटो ने जनको को तेजी से धक्का दिया, जनको सड़क पर गिरी और तभी मियानो जनको के पास आया और उसे उठाने का नाटक किया। इसके बाद मियानो ने जनको से पूछा कि क्या वो कुछ देर तक उसके साथ वॉक कर सकती है, तो जनको इसके लिए मान गई और कुछ देर वॉक करते करते मियानो ने जनको को विश्वास दिलाया और दूसरे रास्ते से घर चलने को कहा। रास्ता बदलते हुए मियानो जनको को एक सुनसान खाली घर में ले गया और उसका रेप किया।
इतना ही नहीं, जनको के साथ इतना गलत करने के बाद उस बच्ची को वहीं पर लॉक भी कर दिया। इस घिनौने काम को करने के बाद मियानो अपने दोस्तों के पास लौटा और बड़ी ही शान से उसने अपने दोस्तों को अपनी इस करतूत के बारे में बताया। उस समय वहाँ मियानो, मिनाटो और 2 दोस्त यानी कि टोटल 4 दोस्त मौजूद थे। इन चारों में से मियानो को समझाने या कहने के तो दूर की बात, लेकिन इन लोगों ने ऐसा दर्दनाक प्लान बनाया कि उस बेचारी बच्ची के लिए उसके अगले 40 दिन नरक से भी बदतर हो गए। इन दोस्तों ने मियानो से कहा कि अब जनको को घर नहीं जाने देते हैं, बल्कि उन लोगों को भी उस बच्ची के साथ रेप करना है। देखते ही देखते अगले दिन सुबह के 9 बज गए। जनको किसी भी तरह अपने घर जाना चाहती थी, लेकिन ये चारों लड़के उसे मिनातो के घर ले गए। जनको को धमकी भी दी कि अगर उसने मिनातो के घर वालों को सब कुछ बताया या कुछ ऐसा वैसा कहा तो वो उसको मार डालेंगे। ये चारों लड़के जनको को मिनातो के घर ले गए और उसके घर वालों से कहा कि ये मिनातो की गर्लफ्रेंड है। वहीं दूसरी तरफ जनको के घर वाले अपनी बेटी के लिए परेशान हो रहे थे और उसे ढूंढना शुरू कर दिया गया, लेकिन किसी ने जनको को देखा ही नहीं। सिर्फ उसकी काम की जगह से निकलते हुए आखिरी बार देखा गया था। आखिरकार जनको के माँ बाप 27 नवंबर को अपनी बेटी की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने पुलिस स्टेशन पहुंचे। जैसे ही ये खबर उन लड़कों तक पहुंची तो उन्होंने जनको को धमकी दी कि वो अपने घर वालों को फोन करके कहे कि वो अपनी मर्जी से घर से भागी है और अपने दोस्त के साथ रह रही। और यही अपने परिवार वालों की जान के लिए डरी हुई जनको ने ठीक वैसा ही किया जैसा उसको कहा गया था। और एक नहीं बल्कि 2-3 बार जनको ने अपने घर वालों को फोन किया और कहा कि बिल्कुल सेफ है वो और अपने दोस्त के साथ है। उसके घर वालों को भी मजबूरन ये बात को मानना पड़ा। इसके बाद जनको के साथ रेप का सिलसिला शुरू हुआ। ये चारों लड़के तो उस मासूम लड़की के साथ घिनौनी हरकतें करते ही थे, बल्कि कुछ दिनों बाद उन लड़कों ने बाकी लड़कों को भी बुलाना शुरू कर दिया था। जल्दी ही मिनाटो के घर वाले भी जान गए थे कि मिनाटो जनको को घर क्यों लेकर आया है, लेकिन वो ये भी जानते थे वो लोग अगर कुछ भी कहेंगे या लड़की को बचाने की कोशिश करेंगे तो उनका बेटा उन्हें ही जान से मार देगा। अब जनको की जिंदगी और भी ज्यादा नर्क बनने वाली थी। अब तारीख थी 30 नवंबर। ये चारों लड़के जनको का रेप ही नहीं करते थे बल्कि उसे टॉर्चर भी करने लगे थे। मानो जनको तो उन दरिंदों के लिए खिलौना बन गई थी। वो लड़के कभी जनको को बगैर कपड़ों के घंटों तक नाचने के लिए कहते, तो कभी बिना कपड़ों के बालकनी या छत पर सोने के लिए कहते। रिपोर्ट्स यहाँ तक बताती हैं कि ये लड़के अपने दोस्त को घर बुलाते थे और वो लड़के भी जनको का रेप करते थे। हैरानगी की बात तो ये है कि इनमें से किसी भी लड़के को कभी भी जनको पर दया नहीं आई। किसी ने कभी नहीं सोचा कि वो बच्ची सिर्फ 17 साल की है और उसके साथ जो हो रहा है वो बेहद गलत है। कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी बताती हैं कि कुल 400 से भी ज्यादा अधिक बार जनको का रेप किया गया। 100 से ज्यादा लोग उसमें इन्वॉल्व थे जिन्होंने बच्ची का रेप किया। शुरू में तो ये चारों लड़के जनको को खाने के लिए खाने की ही चीजें दिया करते थे, लेकिन बाद में वो कभी उसको खाने को कॉकरोच देते तो कभी कुछ गंदी चीजें देते। उसे पानी की जगह शराब पीने को दिया करते, उस लड़की के हाथ पैर को सिगरेट से जलाया करते और साथ ही सेक्सुअली गंदे गंदे काम कराते। ये लड़के जनको को एक साथ 4 से 5 सिगरेट पीने को भी कहा करते थे और उसे जबरदस्ती शराब पिलाया करते थे। कुछ रिपोर्ट्स तो यहाँ तक भी बताती हैं कि इन लड़कों ने कुछ ऑब्जेक्ट्स को जनको के प्राइवेट पार्ट में भी डाला था, जिसकी वजह से जनको को भयानक इन्फेक्शन तक होने लगे। ये इन्फेक्शंस काफी एक्सट्रीम थे कि वो कहीं भी यूरिन करने लगी थी, उसका ब्लैडर उसके कंट्रोल में ही नहीं था। यहाँ तक भी कहा जाता है कि इस बीच जनको ने 2 बार पुलिस को भी कॉल करने की कोशिश की थी, लेकिन दोनों बार ही वो नाकाम हो गई और बदकिस्मती से इसका पता उन लड़कों को चल गया। इसके बाद बुरी तरह से उन लड़कों ने जनको को मारा और इस हद तक मारा कि वो बेचारी कई दिनों तक लेट कर ही वॉशरूम जाया करती। इस दौरान जनको का शरीर एकदम खोखला हो चुका था। उसमें मिनरल्स, प्रोटीन्स की इतनी कमी हो गई थी कि उसका दिमाग तक सिकुड़ने लगा था। शरीर पर भयानक चोटों के निशान, प्राइवेट पार्ट में इस कदर इन्फेक्शन और अपनी उस नरक भरी जिंदगी से जनको इतना दुखी हो गई थी कि उसने उन लड़कों से उसे मार देने की गुजारिश तक की। जनको चाहती थी कि एक ही बार में उस मासूम का सारा दर्द खत्म हो जाए, उसे मार दिया जाए। लेकिन 17 साल की इस मासूम बच्ची की जिंदगी इतनी भी दयावान नहीं थी और ना ही लड़के इतने दयालु थे और ना ही भगवान को उस मासूम को देखकर कभी दया आई। इन दरिंदों ने उस बेचारी बच्ची के भीख मांगने के बावजूद भी ना तो उसे मारा और ना ही कभी उसे आजाद किया। हालात यहाँ तक खराब हो गए थे कि उसका शरीर अब सड़ने लगा था और उसमें से बदबू आने लगी थी। यहाँ तक कि वो बच्ची ना तो चल पाती थी और ना ही बोल पाती थी, अकेले ही कमरे में पड़ी रहती थी। उसका शरीर इतना खराब हो गया था कि वो लड़के भी अब उसे नहीं छूते थे और इसी के चलते उन दरिंदों ने शहर में भी एक लड़की का गैंग रेप किया, लेकिन उस लड़की को बाद में उन्होंने छोड़ दिया। हालांकि जनको अपनी जिंदगी से सभी उम्मीदें छोड़ चुकी थी, वो सिर्फ अपनी मौत का इंतजार कर रही थी। एक वक्त पर बेहद खूबसूरत रहने वाली जनको अब सिर्फ हड्डियों का ढांचा बन के रह चुकी थी और शायद शीशे में खुद को पहचान भी नहीं पाती थी। जनको हर पल सिर्फ अपने परिवार वालों को याद किया करती
और उस रात को कोसती जिस रात वो म्यानो से मिली थी। लेकिन ये टॉर्चर एक दिन बढ़ा और फिर एक दिन सब खत्म भी हो गया। अब तारीख आती है 4 जनवरी। नए साल की शुरुआत हो चुकी थी और शायद ये साल जनको पर दया करने ही आया था। तो हुआ ये कि 4 जनवरी की शाम म्यानो किसी जुए में हार गया था। इस हार से वो इतना नाराज हुआ कि उसने अपना सारा गुस्सा जनको पर निकाल दिया। मोमबत्ती जलाकर सारी गर्म वैक्स जनको के शरीर पर डाली, उसको लोहे की रॉड से बुरी तरह पीटा और जनको में शायद इतनी भी जान नहीं बची थी कि वो इतना सब कुछ सहन कर पाती। थोड़ी ही देर में जनको बेहोश हो गई, लेकिन म्यानो और उसके दोस्त तब भी नहीं रुके। उन्होंने उसे लातों से मारा, लोहे की रॉड से बेदर्दों की तरह मारा और थोड़ी ही देर में जनको की मौत हो गई। हैरानी की बात तो तब हुई कि जनको को इतना बेरहमी से पीटने वाले लड़के ये देखकर हैरान थे कि जनको की मौत हो चुकी है। उन लड़कों को जब पकड़े जाने का डर सताने लगा तो उन्होंने जनको की लाश को प्लास्टिक में पैक किया और उसे एक ट्रैवलिंग बैग में डालकर एक ड्रम में डाल दिया और ऊपर से ढेर सारा सीमेंट उसके कवर कर दिया। अब ये चारों लड़के अपनी जिंदगी आराम से बिताने लगे थे। शायद ये चारों लड़के कभी पकड़े भी नहीं जाते, लेकिन इनकी करतूतों से मजबूर इन लड़कों ने एक बार फिर एक लड़की को अगवा करके उसका रेप किया और इसी मामले में पुलिस ने 2 लोगों को अरेस्ट कर लिया। तहकीकात में पता लगा कि इन लड़कों की क्राइम लिस्ट इतनी लंबी थी कि मिनाटो को लगा कि उनको जनको की हत्या के केस में अरेस्ट किया गया है और पुलिस की पूछताछ के दौरान जनको के साथ हुआ हर एक गुनाह बता दिया। पुलिस अब कंफ्यूज थी कि किस लड़की की बात कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ साफ होता चला गया। आखिरकार मार्च में पुलिस ने जनको की लाश को बरामद कर लिया और उसके परिवार वालों को बताया गया कि उनकी बेटी अपनी मर्जी से घर छोड़कर नहीं भागी थी, बल्कि 40 दिन तक किस नर्क में जी रही थी। रिपोर्ट्स यहाँ तक बताती हैं कि जब जनको की माँ को ये सब पता चला तो उनको मेंटल ब्रेकडाउन हो गया था। वो दिमागी तौर पर काफ़ी परेशान भी रहीं, डिप्रेशन में चली गई थी और काफ़ी लंबे समय तक उनका इलाज भी चला। अब आपको ये जानकर बेहद निराशा होगी कि सजा के नाम पर उन दरिंदों को महज कुछ ही सालों की सजा हुई, कुछ ही समय की सजा हुई, क्योंकि उन सभी की उम्र 18 साल से नीचे थी, यानी कि चारों जुवेनाइल थे। स्टार्टिंग में तो ये चारों की पहचान तक छिपाई गई, लेकिन इस केस के बारे में जानने के बाद एक मैगजीन ने इनकी पहचान दुनिया को बताई। मैगजीन वालों का ये मानना था कि इन चारों के नाम दुनिया वालों को पता होने चाहिए, क्योंकि इनका अपराध इनकी उम्र से कई हजार गुना बड़ा है। हिरोशी मियानो को महज 10 साल की सजा हुई और बाकी 3 आरोपियों को सिर्फ 8 साल की सजा मिली थी। ये सजा हमारी नजर में तो बहुत कम थी, लेकिन शायद उस वक्त कानून ही यही था। जनको फुल्टा के परिवार वाले इस फैसले से बहुत ही निराश थे और साथ ही साथ पूरा जापान भी इस फैसले से बहुत खुश नहीं था। लेकिन इस फैसले के आगे कोई कुछ कर भी नहीं सकता था, क्योंकि ये फैसला कोर्ट के थ्रू आया था। इस फैसले के बाद और आरोपियों के सामने आने के बाद फिर से कुछ सालों बाद एक घटना हुई। आपको जान के बेहद हैरानी होगी कि उन आरोपियों में से एक लड़का अगुरा की मां ने जनको की कब्र को तोड़ने की कोशिश की, उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। अगुरा की मां का ये कहना था कि जनको के कारण उनके बेटे की जिंदगी बर्बाद हो गई है। ऐसा 2 बार हुआ और फिर जनको की लाश को कहीं और दफनाना पड़ा और आज कुछ ही लोग जानते हैं कि जनको की कब्र कहाँ है। साथ ही साथ जनको के चारों अपराधी आज भी जिंदा हैं। ये चारों अपने नाम बदलकर जापान में ही कहीं रह रहे हैं। बताया जाता है कि इनमें से 2 लोग एक बार फिर से जेल जा चुके हैं। जनको के साथ जो कुछ भी हुआ वो इतिहास का सबसे बड़ा क्राइम जापान में कहा जाता है। तो ये थी जनको की कहानी। मैंने काफी सारे क्राइम सुने हैं, पढ़े हैं, स्टडी किए हैं, लेकिन ये केस ऐसा है कि मैं खुद डर गई थी कि ऐसा उस बच्चे के साथ क्यों हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है उसके साथ। क्या इस कहानी को किसी को भी रिप्रेजेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, किसी को बताना चाहिए या नहीं, बाहर दुनिया को बताना चाहिए या नहीं, लेकिन ये भी जरूरी है बताना, ताकि लोग ऐसे दरिंदों से सावधान रहें और आंखें बंद करके किसी पे भी भरोसा ना करें। इस केस को लेकर आपकी क्या राय है? आप मुझे अपना सजेशंस, थॉट्स कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। हम मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।